अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिसीजन मेकिंग का पहला केस, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के साथ ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना। कोई एक रिसोर्स हमारे पास शॉर्टेज में है जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहे, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो पा रही, तो हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान कैसे बना सकते हैं। उसमें हमने स्ट्रक्चर्ड वे में स्टेप्स कुछ आइडेंटिफाई किए थे, उन स्टेप्स के मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हुए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान सीखा था। और फिर एक सवाल हमने आखिरी के देखा था जिसमें उस प्लान का प्रॉफिट कैलकुलेट करना भी हमने देखा था। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल लास्ट लेक्चर से? सिंगल लिमिटिंग फैक्टर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान। अच्छा जी, नेक्स्ट सिनेरियो पे मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड मेक और बाय या आउटसोर्सिंग डिसीजन। इसको आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहा जाता है। कहानी इसमें हमसे क्या शेयर की जाती है कि हम ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और हमें उनमें से किसी एक प्रोडक्ट के सप्लायर ने बाहर से अप्रोच किया और हमें ऑफर की कि भाई आप ये प्रोडक्ट हमसे खरीद लें, खुद ना बनाएं। सो मेक और बाय, खुद बनाएं या आउटसोर्स करें, हमारे लिए क्या बेहतर है। ये डिसीजन सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं, ये डिसीजन सर्विसेज इंडस्ट्री में भी होता है। जैसे मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफरेंट अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करता हूं एंड आई ऑफर देम सर्टन सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, मेरे कुछ क्लाइंट हैं से मुझे लगता है कि उनकी अकाउंटिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पुअर है, सही काम नहीं कर रहा। सो आई मे ऑफर देम कि भाई आप अपना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बंद करें, अपना काम मुझे आउटसोर्स कर दो। तो दे विल एवेल्युएट कि भाई हम खुद अकाउंटिंग करें या आउटसोर्स करें। दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन आवर प्रोफेशन। इसी तरह हमारी प्रोफेशन में एक और सर्विस आउटसोर्सिंग है, बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, दैट इज इंटरनल ऑडिट। कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एक कंपनी अपना बनाए या किसी सीए फर्म को जिम्मेदारी दे दे, वो उनके बिहाफ पे ऑडिट कर दिया करे। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी है, जैसे मैं ये मार्कर बना रहा हूँ, इसकी 3 कंपोनेंट्स हैं। एक ये कैप है, एक ये पीस है, एक इसकी बैरल है और एक ये पीछे कैप है। तो इन तीनों में से कोई एक मैं बाहर से बनवा लूँ, 2 खुद बनाऊँ या तीनों खुद बनाता रहूँ। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग डिसीजन जो कि हम बिजनेसेस में देखते हैं। सर्विस आउटसोर्सिंग भी, प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग भी। तो हमें क्वेश्चन में जो आउटसोर्सिंग के बारे में पूछा जाए कि बताओ भाई फिर आउटसोर्सिंग करनी है या नहीं करनी, तो सबसे पहले सिनेरियो आइडेंटिफाई होगा, क्या ये आउटसोर्सिंग का सवाल है। अगर आउटसोर्सिंग का सवाल है तो ये इसका डिसीजन रूल है। हम 2 वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, 2 वैल्यूज कंपेयर करेंगे। कौन कौन सी? द कॉस्ट दैट वुड बी सेव्ड इफ द वर्क इज आउटसोर्स्ड और सब कॉन्ट्रैक्टेड। अगर हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो हमें बचत क्या होगी। और यहां पे याद रखिएगा, बचत में शामिल होता है वेरिएबल कॉस्ट और बचत में शामिल है एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट कह लीजिए, इसको आप अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कह लीजिए, एक ही बात है, ये रेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट होती है। अवॉइडेबल का मतलब आपको मैंने बताया था, क्या था अवॉइडेबल का मतलब, याद है किसी को? किसी एक्टिविटी को बंद करने से जो फिक्स कॉस्ट सेव हो जाती, जो कॉस्ट सेव हो जाती है उसको अवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है वैल्यू नंबर 1 कि भाई अगर हम अपना काम बंद करें तो हमें सेविंग क्या मिलेगी। और वो सेविंग के 2 हिस्से होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक अवॉइडेबल या एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। इसको कंपेयर किससे करने हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। बाहर देना क्या पड़ेगा? बड़ा सिंपल लॉजिकल प्रिंसिपल है। अपनी प्रोडक्शन बंद करो, बचत क्या होनी है? से 100 रुपए की। बाहर से खरीदा, बाहर कितने देने पड़ेंगे? से 90 रुपए। तो भी फायदा है ना, 100 की बचत करके 90 पे करना, आउटसोर्स कर दो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट कह लीजिए,
इसको आप अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कह लीजिए, एक ही बात है, ये रेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट होती है। अवॉइडेबल का मतलब आपको मैंने बताया था, क्या था अवॉइडेबल का मतलब, याद है किसी को? किसी एक्टिविटी को बंद करने से जो फिक्स कॉस्ट सेव हो जाती, जो कॉस्ट सेव हो जाती है उसको अवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सो आप हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है वैल्यू नंबर 1 कि भाई अगर हम अपना काम बंद करें तो हमें सेविंग क्या मिलेगी, और वो सेविंग के दो हिस्से होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक अवॉइडेबल या एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। इसको कंपेयर किससे करना है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। बाहर देना क्या पड़ेगा? बड़ा सिंपल लॉजिकल प्रिंसिपल है, अपनी प्रोडक्शन बंद करो, बचत क्या होनी है? से 100 रुपए की। बाहर से खरीदा, बाहर कितने देने पड़ेंगे? से 90 रुपए। तो भी फायदा है ना, 100 की बचत करके 90 पे करना, आउटसोर्स कर दो। लेकिन अगर हमने कहा अपना काम बंद करें, बचत क्या होगी? 100 रुपया। बाहर कितने पे करने पड़ेंगे? 110 रुपए। तो भाई अपना ही करते रहो, वही अच्छा। 100 का बचा के 110 क्यों पे करना? सो इट इज वेरी सिंपल। हम कॉस्ट सेविंग को कंपेयर करेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट से, ठीक है जी। सो अगर हमारी सेविंग ज्यादा है तो हमारा डिसीजन है आउटसोर्स कर दो, अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा है तो हमारा डिसीजन है आउटसोर्स ना करो। ये बेसिक सा असूल है जी। सिनेरियो आइडेंटिफाई किया, मेक और बाय अगर निकला तो एक वैल्यू कैलकुलेट करो, दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करो और वैल्यूज को कंपेयर करके फैसला कर दो। बेनिफिट ज्यादा है अगर आपके सेविंग ज्यादा है, आपका डिसीजन है आउटसोर्स करना। अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है, आपका डिसीजन है आउटसोर्स ना करना, ठीक है जी। आपका डिसीजन है नो टू आउटसोर्सिंग। अच्छा जी, इसकी इलस्ट्रेशन एक दो हमारी कैलकुलेशन है, देखते हैं जो हमने बात की, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन को समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, determine whether any of the components should be bought in from the external supplier। हमें कोई कंपोनेंट एक्सटर्नल सप्लायर से खरीदना चाहिए। रिजवान लिमिटेड मेक्स 4 कंपोनेंट, अभी चारों खुद बना रहे हैं जी, W, X, Y and Z and associated costs are as follows: annual production volume, variable cost, unit variable cost, material, labor, variable production overhead, annual fixed cost directly attributable and unit prices of an external supplier। अच्छा जी, हमें डाटा दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कोई कंपोनेंट हमें आउटसोर्स करना चाहिए। तो हमने आउटसोर्सिंग का असूल पढ़ा है, हम कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली को कंपेयर करेंगे किससे? कॉस्ट सेविंग से। अगर हम अपनी प्रोडक्शन बंद करें, और कॉस्ट सेविंग क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे इशू क्या हुआ कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट है, ये एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ये पर यूनिट नहीं है, टोटल है। इसको हम पर यूनिट बना लेंगे कैसे? डिवाइड करके। तो हमारे पास जनाब इलस्ट्रेशन नंबर 7 को करने के लिए हमने कहा जी हमें कॉस्ट सेविंग निकालनी है इन आउटसोर्सिंग। अगर हम आउटसोर्सिंग करेंगे तो हमें सेविंग क्या है? इसमें एक वेरिएबल कॉस्ट आएगी और एक एट्रीब्यूटेबल या अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट आएगी। ये टोटल सेविंग बनेगी यहां से, टोटल सेविंग। इसको कंपेयर कर लेंगे कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग के साथ, देन विल सी नेट कॉस्ट है या सेविंग है, इसके मुताबिक फैसला कर देंगे। हमें 4 प्रोडक्ट कंपेयर करनी है, W, X, Y एंड Z। वेरिएबल कॉस्ट रेडीली अवेलेबल है जी हमें 28, 26, 30, 32। एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट रेडीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करें तो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। जैसे पहले केस की वर्किंग में यहाँ शो करूं तो 6000 ओवर 3000 पर यूनिट कॉस्ट 2 जी, 2, 4, 3, 2।
लीजिए जी, टोटल सेविंग यहाँ से निकाल लीजिए, 30, 30, 33 एंड 34। जी बेटा, सेविंग आ गई जी हमारे पास। इसको कंपेयर कर लीजिए कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग के साथ। कॉस्ट है 24, 32, 40, 48। लीजिए जी, नेट यहाँ पे सेविंग है 30 रुपए की सेविंग, 24 की कॉस्ट, 6 की सेविंग, 2 की कॉस्ट, 7 की कॉस्ट, 14 की कॉस्ट। हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट है जिसमें आउटसोर्सिंग में नेट बेनिफिट नजर आ रहा है। सो हमारा डिसीजन है ओनली डब्ल्यू शुड बी आउटसोर्स्ड, ओनली डब्ल्यू शुड बी आउटसोर्स। हमें सिर्फ डब्ल्यू को आउटसोर्स करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब में हमें आउटसोर्सिंग में नुकसान नजर आ रहा है। जी, एनी क्वेश्चन? हमें पहला स्टेप क्वेश्चन पढ़ के सिनेरियो आइडेंटिफाई करना। सिनेरियो मेक और बाय का हो तो नेक्स्ट स्टेप इसके रूल को रिफ्रेश करना। सिनेरियो आइडेंटिफाई हो गया तो जनाब रूल रिफ्रेश करना है कि भाई क्या वैल्यूज हैं जिनको कंपेयर करके फैसला होना है, उसके मुताबिक फिर कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। इलस्ट्रेशन 9 मेक और बाय पे एक और इलस्ट्रेशन। Requirement: strictly on financial grounds determine that should Saghir Limited outsource its press cutting work। क्या प्रेस कटिंग वर्क आउटसोर्स करना चाहिए? अभी हम पार्ट 1 के रेफरेंस से सवाल पढ़ते हैं, पार्ट 20 का बाद में देखेंगे। Saghir Limited is considering a proposal to use the services of a press cutting agency. At the moment, press cuttings are collected by a junior member of the marketing department who is also responsible for office administration, including filing, travel booking, small amounts of proofreading and making tea. The total annual cost of employing this person is 48,000. Press cutting work, आजकल तो ये चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई हैं, लेकिन ये पुराने ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए, अखबार तो अभी भी आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, अखबार, मैगजीन्स। तो एक बिजनेसेस, अच्छे बिजनेसेस की एक प्रैक्टिस होती थी कि एक स्टाफ मेंबर की जिम्मेदारी लगाई जाए कि वो डेली तमाम अखबार और मैगजीन्स जो हम समझते हैं हमारे लिए अहम है उनको गो थ्रू करें, और उनमें हमारी कंपनी से रिलेटेड या हमारे सेक्टर से रिलेटेड कोई भी खबर हो उसको कट करके एक एल्बम में प्लेस करता जाए डेट वाइज। ठीक है जी। तो ये इसको हम प्रेस कटिंग वर्क कह रहे हैं कि अखबारों और मैगजीन्स को रिव्यू करना, उनमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना और उसको कट करके सेव करना एल्बम की सूरत में। हमें बताया कि ये काम करने वाला बंदा एक जूनियर क्लर्क है जो सिर्फ ये काम नहीं करता और भी काफी काम कर रहा है। There is a concern that the ability of this person to produce the comprehensive file of cutting is limited by the time available. जो बाकी काम भी कर रहा है तो टाइम कम होता है, हमें इशू आ रहा है, काम ठीक नहीं हो रहा। He has calculated, उससे पूछा गया भाई काम क्यों ठीक नहीं हो रहा? He has calculated that he needs to spend about 2 hours of his 7.5 hour day simply reading the national and trade press, but usually only has left 5 hours a week. उसको जी हर रोज 2 घंटे चाहिए अपने 7 घंटे में से, लेकिन उसको पूरी वीक में मिलते हैं सिर्फ 5 घंटे, टाइम कम है। प्रेस सब्सक्रिप्शन करंटली कॉस्ट 25,000 पर एनम एंड आर पेड एनुअली इन एडवांस। प्रेस सब्सक्रिप्शन मतलब अखबारों की, मैगजीन्स की जो फीस होती है सालाना, खरीदने की कीमत जो है वो 25,000 सालाना है।
द असिस्टेंट मेक्स यूज ऑफ अ स्मॉल माइक्रोचिप डिवाइस फॉर स्टोरिंग कटिंग। अच्छा नहीं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम किसी किताब में नहीं लगा रहे, माइक्रोचिप डिवाइस पे उसको स्टोर कर रहे हैं। द कटिंग्स आर सेंट टू अ स्पेशलिस्ट फर्म वंस अ मंथ, इकट्ठी की जाती हैं, एक फर्म को भेजी जाती हैं, टू बी पुट ऑन टू माइक्रोचिप, और उनसे कहा जाता है जी इसको स्कैन करके माइक्रोचिप पे डाल दें ताकि हमें हार्ड फॉर्म में रिटेन ना करनी पड़े। सगीर पेज 3500 ईच मंथ फॉर दिस सर्विस। द माइक्रोचिप रीडर इज लीज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2500 पर कैलेंडर मंथ। दिस लीज हैज अनदर 27 months टू रन। The cutting service agency has proposed an annual contract at the cost of 55. Several existing users have confirmed their satisfaction with the services they receive. ये सारा काम एक आउटसोर्सिंग फर्म करने पे तैयार है 55,000 सालाना फीस के ऊपर, और हमें पता लगा है कि भाई वो कंपनी अच्छी सर्विस देती है। हमसे पूछा जा रहा है प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड, सिर्फ कॉस्ट सेविंग और एक्स्ट्रा कॉस्ट को कंपेयर करके बताइए क्या सगीर को ये काम आउटसोर्स करना चाहिए। जी आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन है, तो आउटसोर्सिंग क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिसीजन रूल सामने लाएंगे कि अगर हम आउटसोर्स करेंगे व्हाट इज द कॉस्ट सेविंग वर्सेस एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 9, हमने कॉस्ट सेविंग को कंपेयर करना है एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या खर्चा है, तो आउटसोर्सिंग का एक्स्ट्रा खर्चा तो ये अवेलेबल है 55,000, तो आउटसोर्सिंग करोगे 55,000 जेब से जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, क्योंकि आउटसोर्सिंग करोगे तो इन हाउस एक्टिविटी बंद कर दोगे आप ये वाली। तो जनाब इन हाउस जो काम हो रहा है उसमें खर्चे क्या क्या हैं देखते जाइए और देखते हैं इनमें सेविंग क्या है। इन हाउस सबसे पहले जो बंदा काम कर रहा है उसकी तनख्वाह, विल दिस बी सेव्ड? अगर हम काम बंद कर देंगे तो क्या ये सेव हो जाएगी? नो, बंदा फारिग नहीं होगा, बंदा और बहुत से काम कर रहा है। हाँ, अगर हमें कहा जाता कि भाई ये बंदा प्रेस कटिंग वर्क के अलहदा से ओवर टाइम या पैसे लेता है, वो सेव हो जाते हैं। बट यहाँ पे उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा जी इसके अलावा और बहुत से काम करता है और उसकी तनख्वाह 4,80,000 है। इसका मतलब तनख्वाह पे कोई असर नहीं पड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं हमें दी गई जिससे पता लगे प्रेस कटिंग वर्क बंद होने से उसकी तनख्वाह कम होगी, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब सैलरी सेविंग रेलेवेंट नहीं है, दिस विल नॉट बी सेव्ड। आगे चलिए। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं ये काम करने के लिए हमें अखबार और न्यूज़पेपर मैगजीन की सालाना सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। जब हम आउटसोर्स करेंगे विल वी हैव टू पे दिस सब्सक्रिप्शन? नो, दिस विल बी सेव्ड। सो पहली सेविंग हमारी आएगी सब्सक्रिप्शन। अच्छा, यहां पे ख्याल रखना है ये सारा एनालिसिस डाटा पे होने जा रहा है क्योंकि कॉस्ट सालाना है, तो बाकी कॉस्ट भी। यहां पे मैंने एनालिसिस पर यूनिट किया था, ठीक है, यहां पे एनालिसिस पर यूनिट था, यहां पे एनालिसिस अब सालाना होने जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को हमने उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक लाइक विद लाइक कंपेयर करके चलना है। तो यहां पे मैं सालाना कर रहा हूं तो मैंने सब्सक्रिप्शन 25,000 बच गई, ये सेविंग आ गई, इसको मैंने एज पॉजिटिव फिगर लिया। ये कॉस्ट थी, इसको मैंने नेगेटिव फिगर लिया। अच्छा जी, आगे चलिए। इसके बाद क्या होता है जी, ये माइक्रो चिप पे सेव करने के लिए 35 रुपये पर मंथ पे किए जाते हैं। द कटिंग्स आर सेंट टू स्पेशलिस्ट फॉर वंस अ मंथ टू ऑन द माइक्रो चिप। सगीर पे 3500 पर मंथ फॉर दिस सर्विस। जब हमने इन हाउस काम बंद कर देना है, क्या हमें ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? नो, वी विल नॉट हैव टू पे दिस, क्योंकि अब तो हमने आउटसोर्स कर दिया ना। आउटसोर्स किया तो बाहर की जो कंपनी है, आउटसोर्स कंपनी है, वही सेव करके हमें दिया करेगी। तो हमने कहा जी ये जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बच गई। इट इज 3500 इंटू 12, 42,000, ये बच गए। बेटा हम सालाना पे करते हैं ना, तो जब हम फैसला करेंगे कि भाई अब हमें काम इन हाउस नहीं करना, तो फिर हम कॉस्ट पे
नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमें कोई वन ऑफ सर्विस थोड़ी है, एक साल का डिसीजन थोड़ी है, ये तो है कि भाई ये काम करें या ना करें फॉर टाइम्स टू कम, आने वाले सालों के हिसाब से, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं से मे बी साल शुरू होने से पहले, साल शुरू नहीं हुआ, साल शुरू होने से काम करने से पहले फैसला किया जाता है कि भाई अगले साल हमें इसको इन हाउस रखना है या आउटसोर्स करना है, उसके हिसाब से चल रहे हैं। एडवांस में एरियर में हम अगले साल अखबार नहीं बाय करेंगे। बट सवाल ध्यान से पढ़िएगा, कोई सवाल आपको ऐसा आ सकता है जिसमें वो कहे कि भाई ये कॉस्ट हम पे कर चुके हैं और हमने सिर्फ एक साल के बारे में फैसला करना है कि इस साल आउटसोर्स करें या ना करें। तो अगर कॉस्ट पे कर चुके हो और सिर्फ एक साल का ही मामला है तो वो इरेलेवेंट हो जाती कॉस्ट। असूल ध्यान में रखो, रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी है? जो आपके फैसले की वजह से आपकी जेब पे बोझ के आया। आगे चलिए, द माइक्रोचिप रीडर, माइक्रोचिप पे राइटिंग तो करवा ली हमने बाहर से, रीडर इन हाउस हमने लीज पे लिया हुआ है जिसकी कॉस्ट है 2500 रुपए पर मंथ। द लीज हैज अनदर 27 मंथ्स टू रन। अगर मैं काम आउटसोर्स करूंगा, विल आई बी एबल टू सेव दिस अमाउंट? इसके तो भी 2.5 साल रहते हैं भाई, ये कॉस्ट मेरी सेव नहीं होगी। लीजिए जी, कॉस्ट वर्सेस सेविंग, 67 एंड 55, नेट 12,000 का फायदा है, नेट सेविंग है। इसका मतलब हमें आउटसोर्स कर देना चाहिए प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड। सिर्फ कॉस्ट को सेविंग से कंपेयर करें, हमें आउटसोर्स कर देना चाहिए। अच्छा, ये सवाल खत्म नहीं हुआ, इसका एक दूसरा पार्ट भी है, डिस्कस अदर फैक्टर्स। ये एग्जाम में भी शायद मुझे लगता है कहीं पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्कस अदर फैक्टर्स विच सगीर लिमिटेड शुड कंसिडर बिफोर फाइनलाइजिंग द रिसीट। मतलब फाइनेंशियली तो मैं लगा कि भाई आउटसोर्स करने में फ़ायदा है, लेकिन सगीर को फाइनेंशियल के अलावा अदर फैक्टर्स क्या कंसिडर करने चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग द रिसीट। अच्छा, यहाँ पे इस तरह के सवालों में थ्योरी के एरिया में खास गलती बच्चे करते हैं। जैसे आप ये तो क्वेश्चन है, इसका जवाब पढ़ोगे तो जवाब तो हमेशा क्वेश्चन के मुताबिक लिखा जाता है, लेकिन अगर आप वैसे ही किताब पढ़ोगे ना तो किताब में लिखा होता है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग आउटसोर्सिंग डिसीजन। एक जेनेरिक हेडिंग है जिसमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग डिसीजन लिखे होते हैं। आपने लेट्स अज्यूम किताब पढ़ी, किताब में ये 6 पॉइंट पढ़ लिए थे, एग्जाम में चले गए, एग्जाम में आपने कहा हाँ भाई ये तो वही नॉन फाइनेंशियल फैक्टर की बात हो रही है, आपने छाप दिए नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जो आप किताब से पढ़ के आए थे। इशू क्या हुआ यहाँ पे, गलती क्या हुई, एग्जामिनर आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि किताब में जो फैक्टर्स लिखे हुए थे ना, वो शायद लिखे हुए थे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, और ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात है। कहानी वही है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, लेकिन उनकी वर्डिंग थोड़ी सी मॉडिफाई करनी होती है आपने, कि एग्जामिनर को लगे कि वो आपका ये जवाब इस सिनेरियो के मुताबिक है। तो जब भी सवाल थ्योरी का आए, किसी सिनेरियो से, कहानी से, केस से लिंक हो गए तो उसका जवाब उस केस के रेफरेंस से दिया जाता है। उसका जवाब जो आपने किताब पढ़ के रटा होता है वो नहीं छापा जाता। नॉलेज वही है जो किताब से आपने सीखा है, लेकिन उसको रिलेट करना होता थोड़ा केस से, ठीक है। तो इस केस में वैसे मैं अब जेनेरिक फैक्टर डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि हमने जेनेरिक फैक्टर भी डिस्कस नहीं किया। हम जेनेरिक फैक्टर डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बाद हमें इसका आंसर पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई उन जेनेरिक फैक्टर को मॉडिफाई कैसे किया जाता है। हम जेनेरिक फैक्टर डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स विच शुड बी कंसिडर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग एनी आउटसोर्सिंग डिसीजन। तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जी, और फैक्टर में क्या कंसिडर करना चाहिए? एनी अदर फैक्टर? टाइम बचेगा, बनाने से ज्यादा टाइम लगेगा और बारिश में भी कम करना। आउटसोर्सिंग करने का एक फायदा है कि आउटसोर्सिंग करने से आपका एक डिपार्टमेंट कम हो जाता है। मतलब आपने आउटसोर्स किया, अपना एक डिपार्टमेंट बंद कर दिया ना, एक फंक्शन बंद कर दिया। तो आउटसोर्सिंग करने से जब एक फंक्शन आप बंद करते हो तो जो मैनेजमेंट का सुपरविजन टाइम है दैट इज सेव्ड।
सारी बात है, कोई भी एक एक्टिविटी हो रही थी, फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्शन के रेफरेंस से बात करें, मैं 3 चीज़ें बना रहा था, 1 2 3, मैंने एक प्रोडक्ट बनानी बंद कर दी तो मेरी एक मशीनरी बंद होगी ना। तो सुपरवाइजर्स के लिए टाइम, मैनेजमेंट का टाइम सेव हो जाता है, विच कैन बी इन्वेस्टेड इन सम अदर एक्टिविटी। सो मैनेजमेंट टाइम इज सेव्ड। कॉस्ट का कंपैरिजन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैनेजमेंट टाइम, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर की बात करें तो मैनेजमेंट टाइम इज सेव्ड, जो कि किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके बेहतर मुनाफे के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और आउटसोर्सिंग का फायदा मैनेजमेंट टाइम इज सेव्ड। और बाकी सर्विस पे अच्छा ध्यान देगा जी, जो उसके बाकी काम वो कर रहे हैं, बाकी जॉब्स पे अच्छा ध्यान दे सकते हैं। एक ही बात है, टाइम सेव हो गया तो आप नया काम कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग काम को बेहतर कर सकते हैं। टाइम सेविंग से वो लिंक है बात। जी बेटा, रिसोर्सेज जो स्पेयर होंगे, मशीनरी स्पेयर हुई है या कोई ह्यूमन रिसोर्स स्पेयर हुआ है, दैट कैन बी यूज्ड इन सम अदर प्रोजेक्ट्स टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। ये एक और प्लस बता दिया। कोई नेगेटिव भी दिन में आता है आउटसोर्सिंग का? आउटसोर्सिंग का नुकसान भी, नॉन फाइनेंशियल नुकसान भी नजर देन में आता है कोई? बिल्कुल ठीक है, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी एक एक्सटर्नल पार्टी के ऊपर, और डिपेंडेंस किस लिहाज से आपको इफेक्ट करती है उसको डिस्कस करें। क्वालिटी, अभी तो आपने सैंपल देखा, क्वालिटी आपके मेयार की थी। क्या गारंटी है कि फ्यूचर में भी क्वालिटी आपको मेयार के मुताबिक ही मिलेगी? देयर इज अ रिस्क। टाइमलीनेस ऑफ सर्विस, अभी तो आपका सप्लायर ने सैंपल भेजा, 1-2 ऑर्डर भेजे, टाइम पे भेजने की प्रॉमिस कर रहा है, कल को अगर उसने अपनी डिलीवरी देने में डिले कर दिया तो मुझे मार्कर की कैप नहीं मिलेगी, तो मेरा मार्कर नहीं बन पाएगा। मेरा मार्कअप नहीं बना तो, मेरा मार्कर ना बना तो मेरे कस्टमर की डिलीवरी डिले हो जाएगी। दैट विल ब्रिंग बैड रेपुटेशन टू माई कंपनी। रिलायबिलिटी, टाइमलीनेस ऑफ सर्विस कैसी है उसकी? क्वालिटी, टाइमलीनेस। फिर प्राइस, भाई प्राइस अभी जो ऑफर कर रहा है वो तो अच्छी है, लेकिन मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अपना डिपार्टमेंट बंद किया, तो कल को कह जी 20% बढ़ा दो प्राइस, तो मुझे प्राइस पे कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट वो ऑफर कर रहा है, दैट नीड्स टू बी कंसिडर। अभी तो फायदे में है, क्योंकि अभी कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग उसने 55 ऑफर की, मुझे 12 का फायदा नजर आ रहा है। साल बाद कहे नहीं जी अब 75 है मेरी कॉस्ट ऑफ सर्विस, तो मेरा तो एक रिग्रेट आ जाएगा ना, भाई मुझे पहले पता होता इसने साल बाद 75 करना था तो अपना डिपार्टमेंट बंद ही ना करता, मैं चलाता रहता। सो कॉस्ट ऑफ सर्विस इन फ्यूचर, उसका कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर का वो ऑफर कर रहा है। और कोई नॉन फाइनेंशियल फैक्टर? वॉल्यूम, प्रोडक्शन के रेफरेंस से बात करें कि भाई अभी तो मैं साल के 10,000 मार्कर बना के बेच रहा हूं, 10,000 मार्कर की कैप्स वो बना के दे सकता है, लेकिन मैंने 10,000 तो नहीं हर जिंदगी बनाते रहना ना मार्कर। मेरी तो कोशिश होगी नए से नए ऑर्डर, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। तो अगर मेरी 1 साल में प्रोडक्शन डबल हो जाए, 20,000 हो जाए, या 2 साल में डबल हो जाए, तो क्या ये सप्लाई मेरा 20,000 यूनिट्स के हिसाब से दे सकेगा कैप्स? वो अपनी कैपेसिटी डबल करेगा कि नहीं करेगा? मैंने उसको 10,000 आज के ऑर्डर के हिसाब से उसकी कैपेसिटी देखी, मैंने अपना डिपार्टमेंट बंद किया, उसको ऑर्डर दे दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ी और उसने कह दिया सॉरी जी मैं तो और नहीं सप्लाई कर सकता, तो मेरे लिए शायद ये पॉसिबल ना हो कि मैं दोबारा डिपार्टमेंट खोलूं, मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको पहले देखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हमने लिमिटिंग फैक्टर, प्रोडक्शन प्लानिंग देखी। एक लिमिटिंग फैक्टर हो तो प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे करते हैं, पहला केस देखा। दूसरा केस आउटसोर्सिंग, मेक और बाय, कि हमें कोई एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर या एक्सटर्नल सप्लायर हमें ऑफर करे तो हमने कैसे फैसला करने हैं, हम आउटसोर्सिंग करें या ना करें। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक थर्ड सिनेरियो विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, लिमिटिंग फैक्टर विद आउटसोर्सिंग। अब ये कहानी कैसे होती है? केस नंबर 1 था ना, उसमें सिर्फ एक लिमिटिंग फैक्टर का जिक्र किया था कि हमारे पास कोई रिसोर्स लिमिटेड है, मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहां से पता लगा केस 1 है। केस नंबर 2 क्या था? हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सप्लायर ने हमें उसकी, या हम मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सप्लायर ने हमें उसकी को प्राइस ऑफर किया, देख लो वो आउटसोर्स करना है कि नहीं करना। तीसरा केस क्या है, इसमें दोनों इंफॉर्मेशन कंबाइन हो जाती हैं।
कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमारे पास कोई एक रिसोर्स शॉर्ट सप्लाई में है जिसकी वजह से तमाम प्रोडक्शन डिमांड पूरी नहीं हो रही। किसी एक सप्लायर ने हमें आउटसोर्सिंग की ऑप्शन दी है कि चाहो तो मुझसे खरीद लो। अब देखो जरा लिमिटिंग फैक्टर में क्या था कि हमने कहा कि हमें इन हाउस बनाना है, रिसोर्सेज काफ़ी नहीं है, तो भाई प्रोडक्शन प्रेफरेंस बनाओ और जो बना सकते हो बना लो। कहानी वहाँ पे ख़त्म हो गई थी ना, जो बना सकते हो बना लो, दैट्स इट। रिसोर्सेज जितने अवेलेबल है, जितने मशीन आवर अवेलेबल है, रैंकिंग के साथ से प्रोडक्शन कर दो, ख़त्म होगी बात। आपको 10,000 यूनिट्स की डिमांड थी, 8,000 बनाए, ख़त्म कर दी बात। लेकिन इस केस में 8,000 बनाओ, बाकी दो बाहर से खरीद लो, डिमांड पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब आउटसोर्सिंग की ऑप्शन भी है। केस नंबर 1 सिर्फ प्रोडक्शन की ऑप्शन थी कि भाई लिमिटिंग फैक्टर के मुताबिक प्रोडक्शन प्लान बताओ क्या करना है। तो हमने कहा भाई हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से 10 में से 8 सिर्फ प्रोड्यूस हो सकते हैं यूनिट्स, तो भाई 10,000 में से 8,000 बना दो और हमारे हिसाब से ABCD में से इतने इतने यूनिट बनने चाहिए। लेकिन इस केस में हमें कहा जाएगा भाई आपके पास आउटसोर्सिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, मतलब जो यूनिट्स आप नहीं बना पाओगे वो बाहर से खरीद लेना, डिमांड पूरी हो जाएगी। केस नंबर 1 में लिमिटिंग फैक्टर विद प्रोडक्शन प्लानिंग हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे, यहां पे डिमांड पूरी कर लेंगे, कुछ बना के कुछ आउटसोर्स करके। सो केस नंबर 3, इसमें अगेन केस पहचानना जरूरी है। इसमें दोनों इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, एक रिसोर्स की लिमिटेशन का भी बताया जाएगा, दूसरा आउटसोर्सिंग की ऑप्शन का भी बताया जाएगा। पहले थे अलहदा केसेस, अलहदा केसेस आए, उनको किन स्टेप्स के मुताबिक सॉल्व करना है देख लिया। लेकिन अगर एक ही सवाल में दोनों इंफॉर्मेशन कंबाइन हो जाएं तो हमारी वर्किंग का अंदाज ऑल टुगेदर बदल जाता है। हमने इसको ना पहचाना और इसको हमने लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से कर दिया ना, तो सवाल ऑल टुगेदर क्रॉस 0 नंबर वाला सवाल हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सवाल को पढ़ो और सिनेरियो को सही पिक करो, क्योंकि सिनेरियो सही पिक करोगे तो ही सही डायरेक्शन में सफ़र शुरू होगा आपका। लेकिन अगर डायरेक्शन ही गलत कर दी, आपको कहा, उसने कहा जी कसूर को चलो, तो कसूर की तरफ मुंह करके चलना शुरू हो गए तो डिस्टेंस तय होगा ना, और डिस्टेंस कुछ तय होगा तो आपको क्रेडिट मिलेगा। उसने कहा आपको कहा कसूर को चलो, आपने गुजराना की तरफ दौड़ लगा दी, बेशक गुजराना पहुंच भी जाओ, नंबर मिलेंगे आपको 0। सो इसलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली ताकि डायरेक्शन अपनी ठीक करो, पहले सही डायरेक्शन में चलना शुरू। जैसे अब ये स्टेप हमारे ये है, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय है, इसके स्टेप्स ऑल टुगेदर फर्क है। जैसे इसका स्टेप नंबर 1 है, कैलकुलेट फॉर ईच प्रोडक्ट और सर्विस द फॉलोइंग। क्या क्या कैलकुलेट करना है जी? पहली कैलकुलेशन है एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग 1 यूनिट। एक यूनिट को आउटसोर्स करने पे एक्स्ट्रा खर्चा क्या आएगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली लेस वेरिएबल, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब हमने पीछे भी आउटसोर्सिंग का सवाल देखा, हमने उसमें हमने कहा था वेरिएबल प्लस अवॉइडेबल फिक्स्ड। यहां पे ऐसी हमने बात नहीं की। कोई बच्चा सोच के बता सकता है हमने अवॉइडेबल फिक्स्ड यहां पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पे हम अपनी कोई डिपार्टमेंट को बंद करने की बात, वहां पे हमने कहा था एक डिपार्टमेंट बंद करके आउटसोर्स करो। यहां पे तो हम कह रहे हैं डिपार्टमेंट फुल कैपेसिटी पे सारे चलेंगे, हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है, एक्स्ट्रा बाहर से बाय करो। यहां पे बंद थोड़ी क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है? तो यहां पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेनी है ये भी आउटसोर्सिंग की बात कि एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली को कंपेयर करो सिर्फ वेरिएबल से, मतलब बाइंग एक्सटर्नली को कंपेयर करो सिर्फ ये केस, ये वैल्यूज इस केस में रेलेवेंट नहीं होती जब ये केस है। इसलिए मैंने कहा ना सिनेरियो सही पिक करोगे तो काम ठीक शुरू होगा। अगर आपने इसको मेक और बाय समझ के किया तो भी गलत, अगर आपने इसको लिमिटिंग फैक्टर लेके चले तो भी गलत, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर में हम कैलकुलेट करते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहां पे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं ले रहे, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग हम ले रहे हैं, ठीक है? सो पहला स्टेप हर प्रोडक्ट के लिए हमने कहा जी कैलकुलेट करेंगे क्या, सबसे पहले एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली या आउटसोर्सिंग। सेकेंड स्टेप अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ स्केर्स रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इन हाउस। ये वही बात है जैसे वहां पे भी की थी हमने लिमिटिंग फैक्टर में, एक यूनिट बनाने के लिए स्केर्स रिसोर्स कितना चाहिए,
उसकी अमाउंट या क्वांटिटी दोनों ली जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, एक्स्ट्रा कॉस्ट को डिवाइड कर दो स्केर्स रिसोर्स की क्वांटिटी से। मतलब स्टेप जो वैल्यू नंबर 1 में ली और वैल्यू नंबर 1 में जो स्टेप नंबर 1 में जो वैल्यू आई उसको स्टेप नंबर 2 की वैल्यू से डिवाइड कर दो। यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल ली, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ स्केर्स रिसोर्स ली, डिवाइड करो, वैल्यू हासिल करो। अब रैंकिंग कर लो। आउटसोर्सिंग के हिसाब से प्रेफरेंस है लीस्ट वैल्यू इज रैंक फर्स्ट, और इन हाउस प्रोडक्शन के हिसाब से रैंकिंग है हाईएस्ट वैल्यू इज रैंक फर्स्ट। स्टेप नंबर 4 में जब रैंकिंग आ जाएगी, रैंकिंग के मुताबिक, अब मुझे बताओ जरा एक सवाल, अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है इन हाउस और आउटसोर्सिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, प्रोडक्शन और आउटसोर्सिंग? प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक हो गया। हम जब रैंकिंग कर लेते हैं तो हम इस रैंकिंग को यूज करते हैं। ये रैंकिंग मैंने आपके सामने लिखी जरूर है, बट क्वेश्चन में हमारे ये रैंकिंग इस्तेमाल नहीं होती। क्वेश्चन में हमारे ये रैंकिंग इस्तेमाल होती है क्योंकि हमने पहले प्रोडक्शन करनी है। बेशक आउटसोर्सिंग के ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन पहले हमें प्रोडक्शन करनी है। तो हम इसके बाद क्या होता है, केस नंबर 1 देखा था ना, उसमें हम प्रोडक्शन प्लान बनाते थे। यहां पे भी प्रोडक्शन प्लान बनेगा, लेकिन यहां पे सिर्फ प्रोडक्शन प्लान नहीं बनेगा। प्रोडक्शन के बाद जो क्वांटिटी बच जाएगी ना, वो हमारा आउटसोर्सिंग प्लान बन जाता है। इधर हमसे रिक्वायरमेंट में आती है, क्वेश्चन हमसे मांगी जाती है प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान दीजिए। केस नंबर 1 था प्रोडक्शन प्लान दीजिए, केस नंबर 2 था प्रोडक्शन या आउटसोर्सिंग पे फैसला कीजिए, केस नंबर 3 क्या है, प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान दीजिए। कितने यूनिट्स किस प्रोडक्ट के बनाने हैं और कितने यूनिट्स किस प्रोडक्ट के आउटसोर्स करने हैं। और इसकी प्लानिंग बड़ी सिंपल है। स्टेप नंबर 5 में हम प्रिपेयर इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान बनाते हैं। पहले रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन कर लेते हैं और जो यूनिट्स बच जाते हैं वो आउटसोर्सिंग में चले जाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान रेडी हो गया। केस नंबर 1 में हमने रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन की, सवाल खत्म हो गया, क्योंकि वहां पे आउटसोर्सिंग की ऑप्शन नहीं थी। यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान बनेगा उसी अंदाज में, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन किस किस यूनिट की होगी। जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे जो बचा आउटसोर्स, ठीक है जी। तो ये जनाब हमने स्टेप्स को अप्लाई करने हैं, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5। लेकिन ये स्टेप्स अप्लाई होते हैं इस केस में जहां पे लिमिटिंग फैक्टर भी है और मेक और बाय या आउटसोर्सिंग की ऑप्शन भी है। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर कोई बात समझ नहीं आएगी वहां पे डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, which services should be subcontracted, what will be the total cost of performing budgeted jobs। उसने कहा कौन सी सर्विस आउटसोर्स करनी चाहिए। तो भाई इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा जब हम इन हाउस काम खत्म कर लेंगे, तो पता लग जाएगा जो बचा वो आउटसोर्स। उसने पूछा कौन सी सर्विस आउटसोर्स करनी है, तो भाई इन हाउस काम करने के बाद जो बच जाए वो आउटसोर्स करनी है, ठीक है। सो पहले पता लग जाएगा जब हमें आउटसोर्सिंग बनानी है तो इसके लिए इन हाउस का प्लान पहले बनाना पड़ेगा। इन हाउस बनाएंगे तो हमें आउटसोर्स का पता लग जाएगा, और उसके बाद उसने कहा टोटल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। चलिए इसको बाद में देखते हैं। फिलहाल इन हाउस एंड आउटसोर्सिंग प्लान, इसके हिसाब से सवाल पढ़ते हैं। इन हाउस क्या करना है और आउटसोर्स क्या करना है। हफीज लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन क्लीनिंग बिजनेस। जिस तरह मेक और बाय हमने देखा था, प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट में और सर्विस में, दोनों में हो सकता है। तो ये वही कहानी है, ये सर्विस की कहानी है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स 3 सर्विसेज, डेली होम क्लीनिंग, क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर एंड कार्पेट एंड माइनर रिपेयर। हाउएवर इट हैज insufficient resources to do all the work available and wishes to use a subcontractor, outsourcing का काम आ गया, to take on some of the work। सो कंपनी 3 सर्विसेज देती है, डिमांड पूरी करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए कंपनी सोच रही है क्यों ना कुछ काम आउटसोर्स कर दिया जाए। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इज एज फॉलोज। डेली होम क्लीनिंग, क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर एंड कार्पेट, माइनर रिपेयर। एवरेज लेबर आवर पर जॉब, वेरिएबल कॉस्ट पर जॉब, budgeted number of jobs and subcontractor quote per job। ये 3 सर्विसेज हैं। इन एवरेज लेबर टाइम कितना लगता है,
इन हाउस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर जॉब क्या है, आउटसोर्स करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाहर से क्या पड़नी है। देयर आर 32,000 लेबर आवर्स अवेलेबल। कौन सी सर्विसेज आउटसोर्स करनी है? लिमिटिंग फैक्टर एंड आउटसोर्सिंग इंफॉर्मेशन, दोनों है जी क्वेश्चन। लिमिटिंग फैक्टर की इंफॉर्मेशन भी है, लेबर आवर्स, और आउटसोर्सिंग इंफॉर्मेशन भी है, बाहर से काम करवाएं तो किस रेट पे होते हैं। सो दिस इज सिनेरियो नंबर 3। सबसे पहले सिनेरियो आइडेंटिफाई करना कि ये लिमिटिंग फैक्टर विद आउटसोर्सिंग ऑप्शन है। अब हमसे मांगा गया है आउटसोर्स क्या करें, तो हमने कहा जी आउटसोर्स क्या करें, उसके लिए पहले में प्रोडक्शन प्लान बनाना पड़ेगा ना, जो बचेगा वो आउटसोर्स हो जाएगा। सो स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 स्टेप्स की कहानी है। स्टेप्स आपके सामने खोल लो, उसको पढ़ते जाएंगे 1 बाय 1 और सॉल्व करेंगे। 3 सर्विसेज हैं जी, उन 3 सर्विसेज के लिए हम ये स्टेप परफॉर्म करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर क्या था ये? 10। 3 सर्विसेज, एक डेली होम क्लीनिंग, मैं इसको एब्रीवेट कर रहा हूं, और एक क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर एंड कारपेट, और एक माइनर रिपेयर। स्टेप नंबर 1 किताब से पढ़िए फिर परफॉर्म करेंगे। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। और एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग कैसे आती है? कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो यहां से हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट इन आउटसोर्सिंग जो हमें पढ़ी है वो मिल जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग 320, 600 एंड 400, और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इन हाउस 240, 432 एंड 224, एक्स्ट्रा कॉस्ट 80। 178, 176। लीजिए जी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 पढ़िए किताब से, क्या लिखा हुआ है उसकी परफॉर्मेंस यहां से फॉलो कर लो। रीड द स्टेप्स फ्रॉम द बुक। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जब तक ये तमाम स्टेप्स आपको याद नहीं हो जाते, किताब को देखते रहिए, किताब को देख देख के स्टेप्स को अप्लाई कीजिए। कहानी क्वेश्चन को पढ़ के स्टोरी आइडेंटिफाई कर लीजिए, सिनेरियो आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बाद उन सिनेरियो के स्टेप्स को किताब से नोट से रीड करते हुए अप्लाई कीजिए। स्टेप नंबर 1, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट इन आउटसोर्सिंग हो गया जी। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? स्केर्स रिसोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, मतलब लेबर आवर पर यूनिट गिवन है जी क्वेश्चन में। ये हमें क्वेश्चन में लेबर आवर पर जॉब हमें बताए गए हैं। ठीक है, तो लेबर आवर पर जॉब या पर यूनिट एक ही बात है। 8, 12 एंड 6 डिवाइड करेंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट को लेबर आवर से, ताकि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर आवर मिल जाए। 10, 14, 29। अच्छा जरा तवज्जो कीजिएगा, ये हमें वैल्यू क्या बता रही है? ये वैल्यू बता रही है कि भाई एक यूनिट डेली होम क्लीनिंग आप बाहर से करवाओगे, 8 घंटे का काम करवा रहे हो बाहर से, ऐसा ही है ना। 8 लेबर आवर्स बाहर से हायर करके आप काम करवा रहे हो, 80 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं पर लेबर आवर। कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट लगी पर लेबर आवर? एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी लगी पर लेबर आवर एक्स्ट्रा पेमेंट? सबसे महंगा आउटसोर्सिंग पड़ रहा है। इसका मतलब दिस शुड बी अवर लास्ट प्रायोरिटी आउटसोर्सिंग में। सबसे सस्ता आउटसोर्सिंग पड़ रहा है, दिस शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन आउटसोर्सिंग। जो प्रायोरिटी लास्ट है आउटसोर्सिंग की, वो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोडक्शन की है। जो प्रायोरिटी फर्स्ट है आउटसोर्सिंग की, वो लास्ट प्रायोरिटी है प्रोडक्शन की। मैंने आपसे कहा हमने रैंकिंग करनी है फॉर इन हाउस प्रोडक्शन, हमने इन हाउस प्रोडक्शन के हिसाब से रैंकिंग करनी है। और हमने इन हाउस के लिए जो असूल देखा था, हाईएस्ट वैल्यू रैंक्ड फर्स्ट, 1, 2,
3। हमारी इन हाउस के हिसाब से रैंकिंग की बेसिस है हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट। और बाय द वे रैंकिंग हमने जब सिनेरियो 1 में की थी वहां पे भी हाईएस्ट वैल्यू पे किया था हमने, बस उधर फर्क क्या था कि उधर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर था, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर है। उधर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर में हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट था, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर में हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट है। ठीक है जी, बहरहाल ये हमारे पास प्रेफरेंस आ गई कि भाई हमें इन हाउस के हिसाब से रैंकिंग 1, 2, 3 है, इसके मुताबिक हम इन हाउस काम कर लेंगे और फिर जो जॉब बचेगी वो होगी आउटसोर्स। हमसे पूछा गया जा रहा है आउटसोर्स कौन सी जॉब करनी है। अच्छा जी, यहां पे जब रैंकिंग होगी ना, इसके आगे का काम बिल्कुल वैसा ही है इन हाउस प्रोडक्शन प्लानिंग जैसे हमने सिनेरियो 1 में सीखा था। अवेलेबल रिसोर्सेज, उसके हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से आप इन हाउस काम करते जाओ, जो बच जाएगा आउटसोर्स हो जाएगा। जनाब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज में है अवेलेबल लेबर आवर्स कितने हैं 32,000। रैंकिंग के हिसाब से सबसे पहले माइनर रिपेयर्स, माइनर रिपेयर की डिमांड पूरी करो। डिमांड है जी माइनर रिपेयर की डिमांड है 1280। माइनर रिपेयर की डिमांड है 1280 और टाइम लगना है 6 पर आवर। हमारी रैंकिंग के हिसाब से सबसे पहले माइनर रिपेयर 1280 यूनिट्स इन हाउस करेंगे 6 आवर्स के हिसाब से। कितना टाइम 7680। बाकी क्या बचा रैंकिंग नंबर 2 क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर एंड कारपेट। इसकी डिमांड है जी 800, टाइम है 12। 800 इंटू 12 800 यूनिट्स इंटू 12 आवर पर यूनिट 9600। ये भी कर दिया। बाकी क्या बचा 1720। रैंकिंग नंबर 3 डेली होम क्लीनिंग, डिमांड है 3000 और पर आवर 8 24,000। हमारे पास 24,000 लेबर आवर नहीं है, क्या करेंगे बैलेंसिंग। डेली होम क्लीनिंग में हम बैलेंसिंग देखेंगे, क्या बैलेंसिंग क्वांटिटी है जो इन हाउस हम दे सकते हैं। उसके लिए अवेलेबल रिसोर्स डिवाइडेड विद टाइम पर यूनिट 8 1840 यूनिट्स। इसमें पूरे हमारे 14,720 आवर इस्तेमाल हो जाएंगे और हमारा इन हाउस काम ख़त्म हुआ। ये हमारी रैंकिंग के मुताबिक इन हाउस प्लान आ गया। रैंकिंग के मुताबिक इन हाउस प्लान आ गया। हमने इन हाउस रैंकिंग की, उसके मुताबिक इन हाउस सर्विसेज का प्लान कर लिया। हमसे पूछा क्या जा रहा है आउटसोर्सिंग प्लान बताओ। तो क्या है आउटसोर्सिंग प्लान, सिर्फ एक सर्विस बची है और उसके भी जितने यूनिट बच गए हमारा आउटसोर्सिंग प्लान। आउटसोर्सिंग में हमारी सिर्फ एक सर्विस जारी है, दैट इज डेली होम क्लीनिंग, और वो भी टोटल 3000 में से 1840 हमने इन हाउस बना लिए। बाकी कितने बचे 1160 यूनिट्स। लीजिए जी, ये है हमारा जवाब। बताइए आपको आउटसोर्स क्या करना है। तो हमने कहा जी डेली होम क्लीनिंग के 1160 जॉब्स ये मैं आउटसोर्स करनी। दिस वाज द रिक्वायरमेंट जो हमसे पूछी जा रही थी।
जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमसे पूछा गया था पहला पार्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग या आउटसोर्स क्या करना है, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग या आउटसोर्सिंग एक ही बात है, हमने बता दिया हमें क्या सब कॉन्ट्रैक्ट करना है। दूसरा पार्ट पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द बजट जॉब, मतलब जो आपने प्लान दिया है इनका टोटल खर्चा क्या लगेगा। तो भाई जो इन हाउस जॉब्स हैं उन पे इन हाउस का खर्चा लग जाएगा, जो आउटसोर्स है आउटसोर्स का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो इट्स अ वन लाइनर कैलकुलेशन। मैं अगर यहाँ पे आपके सामने उसकी कैलकुलेशन प्रेजेंट करूँ पार्ट बी के लिहाज से, हमने कहा जी माइनर रिपेयर 1280 यूनिट्स इन हाउस, क्या है जी इन हाउस कॉस्ट इसकी 224, ध्यान से माइनर रिपेयर 1280 यूनिट्स क्या है कॉस्ट 224 प्लस अगली है जी सीएफसी 800 यूनिट, सीएफसी की कॉस्ट पर यूनिट इन हाउस 432। अगला है जी डेली होम क्लीनिंग 1840 इन हाउस, होम क्लीनिंग का 240, फिर है 1160 आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग होम क्लीनिंग क्या है कॉस्ट 320। लीजिए जी यहां से सम की लीजिए 1 लीजिए जी, ये है बजटेड कॉस्ट ऑफ द जॉब्स, तमाम जॉब्स की कॉस्ट क्या है। ये हम एक लाइन में बेशक कैलकुलेट करके दिखा दें, प्रेजेंटेशन आपको होता है मैटर नहीं करती, मैंने मेरे पास जगह जो कि टेबुलर शेप में थी तो मैंने इसको वहाँ पे बना दिया। सो माइनर रिपेयर्स, यहाँ पे गड़बड़ यही कंट्रीब्यूशन और कॉस्ट कैलकुलेट करने में होती है, सिनेरियो 1 में भी हो जाती है क्योंकि आपका सीक्वेंस कुछ और है, आपका सीक्वेंस वो नहीं है जो आपका किताब में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपका सीक्वेंस रैंकिंग के हिसाब से सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे रेट उठाते हुए कॉस्ट का या कंट्रीब्यूशन उठाते हुए अक्सर गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे, तो ध्यान से काम किया करें। कॉमन एरर है जो आप लोग बार बार कर रहे थे कि माइनर रिपेयर की मैं आपसे कॉस्ट पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये पहली कॉस्ट ये वाली बता रहे हो, ये कॉमन एरर है करने की इस तरह के सवालों में। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? इन हाउस प्लान जो बच गया वो आउटसोर्सिंग में चला गया, और जो फिर प्लान बनाया उसकी टोटल कॉस्ट बनाना। कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई पूछिए, मैंने आपको बता दिया, सवाल पढ़ के सिनेरियो आइडेंटिफाई करो, किताब खोलो, नोट्स में से वो स्टेप्स उसके सामने रखो, असूल सामने रखो, और स्टेप बाय स्टेप असूल पढ़ते जाओ और परफॉर्म करते। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 11 रेप्लिका है पिछले सवाल का। विच आइटम शुड बी प्रोड्यूस्ड इन हाउस एंड विच शुड बी आउटसोर्स, प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ बजटेड रिक्वायरमेंट, जो प्लान बनाया उसकी टोटल कॉस्ट बताओ। लीजिए जी, दिस इज योर क्लास एक्टिविटी, क्लास असाइनमेंट, कीजिए सॉल्व। मशीन कैपेसिटी 7000 घंटे की अवेलेबल है जी, 7000 घंटे मशीन कैपेसिटी है, उसके हिसाब से सारा डाटा आपके सामने है जी, इसको पढ़िए और सॉल्व कीजिए। स्टेप नंबर 1 आपको, रिक्वायरमेंट नंबर 1 आपको प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान देना है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 जो प्लान बने उसकी कॉस्ट बनानी है। जो इलस्ट्रेशन हमने की इलस्ट्रेशन 10, उसमें कोई स्टेप कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई पूछिए, और जिन बच्चों को वो समझ आ गई है वो इलस्ट्रेशन नंबर 11 को इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए परफॉर्म करेंगे। इलस्ट्रेशन 10 3 सर्विसेज के बारे में थी, इलस्ट्रेशन 11 4 प्रोडक्ट्स के बारे में है, दैट्स इट, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। किताब से स्टेप्स पढ़िए और उनको फॉलो करते जाइए, अप्लाई करते जाइए 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर।
नोट्स से स्टेप्स को पढ़िए और उसके मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एक इलस्ट्रेशन बोर्ड पे देखने से सारे स्टेप्स याद हो गए। बार बार स्टेप्स देखिए, पढ़िए और उनको अप्लाई कीजिए। 2-3 दफ़ा करेंगे अप्लाई पढ़ के तो फिर याद होंगे आपको। रैंकिंग क्या आ रही है जी आपकी, को बताएगा मुझे? रैंकिंग नंबर 1 सी, ठीक हो गया। और हम रैंकिंग कर रहे हैं ये इन हाउस प्रोडक्शन के रेफरेंस से। D3 है और B4 है। रैंकिंग हम कर रहे हैं इन हाउस प्रोडक्शन के रेफरेंस से, ठीक है जी। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर यहां सबसे ज्यादा है, दैट इज द रैंकिंग नंबर 1। बेटा एक मिनट मुझे जरा बताएंगे आप कर क्या रहे हैं? मैं आपको कोई 10 दफ़ा कह चुका हूँ, रीड द स्टेप्स एंड देन फॉलो। पहला स्टेप क्या है? कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली को वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर कीजिए जी। प्रोडक्ट ए के रेफरेंस से व्हाट इज कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली, कहाँ लिखी हुई है? कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली में दिखाएंगे। कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली 16 रुपये। टिक करें अपने उधर क्वेश्चन में, कहाँ लिखी है आपने 16 रुपये? ठीक हो गया। इसको इसमें से क्या माइनस करना है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इन हाउस। कहाँ माइनस किया आपने? है किधर? पहले यहाँ पढ़िए, किधर माइनस किया आपने? क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको बार बार क्या सिखा रहा हूं कि पढ़ो इसको बेटा, पहले पढ़ो फिर अप्लाई करो। क्या कहूं मैं आपके लिए? अब जब तक याद नहीं होता पढ़ पढ़ के अप्लाई करो। अब ये मैं 6 दफा कह चुका हूं आपको आज की तारीख में, पिछले लेक्चर में 4-6 दफा कह चुका हूं, उसके बाद भी आपने बात नहीं माननी तो फिर क्लास में आते किस लिए बेटा? अगर सीखना नहीं है कुछ तो। आपको समझते हैं आप सब कुछ घर से पढ़े लिखे आए हो, तो पढ़े लिखे आओ तो बेटा फिर घर में ही पढ़ लिख लो जो पढ़ रहे हो। हाँ जी, बेटा यहाँ पे बेटा एक बात और ख्याल रखनी है, हम प्रोडक्शन प्लान बना रहे हैं। ये वो वक्त आ गया जिसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कई दफा कहा था कि भाई सेल्स प्लान प्रोडक्शन प्लान फर्क होता है। जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा तो यहाँ पे आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करने हैं, सेल्स से प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बनानी है और फिर उसकी प्लानिंग शुरू करनी है। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पे इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। जहां पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता था, सेल्स इक्वल टू प्रोडक्शन लेके चल पड़ते थे हम। अब यहाँ पे एक वर्किंग एक्स्ट्रा कर लो
जिसमें सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन। पहले तमाम प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बना लें, फिर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान बनाना शुरू करें। और प्रोडक्शन प्लान होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में माइनस होने हैं, इसके हिसाब से प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट हर एक की बन जाएगी आपकी। ये है प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट जिसकी प्लानिंग करनी है आपको, प्लानिंग आउटसोर्सिंग और प्लानिंग करनी है। ये हैं वो वैल्यूज जिनका आपको प्लानिंग करनी है। Yes, 7000 मशीन आवर्स अवेलेबल हैं। sir. सबसे पहले बनेंगे सी के 6000 यूनिट्स पॉइंट 3 के साथ से 1800 गए, बाकी बचे 5200। फिर बनेगा आपका ए कितने यूनिट्स 8000, कितना टाइम 0.25 के साथ से 2000 लगे, बाकी बचे 3200। इसके बाद बारी आई डी की। डी पूरे नहीं बनेंगे गालबन, बैलेंसिंग बनेंगे। और अवेलेबल डिवाइडेड विद टाइम पर यूनिट कितना है 0.4, 8000 बन गए। यहाँ पे 3200 टाइम चला गया, प्रोडक्शन प्लान खत्म हो गया। सो प्रोडक्शन प्लान हमारा क्या बना, सी के 6000, ए के 8000, डी के 8000। इसके बाद बाकी आ जाएगा आपका आउटसोर्सिंग प्लान। आउटसोर्सिंग प्लान में जो बच गए वो आउटसोर्सिंग में चले जाएंगे। डी के 2000 मतलब 10,000 में से 8,000 बना लिए, तो बाकी जो 2000 बचे ये आउटसोर्सिंग में चले गए। और बी के सारे 12 के 12। लीजिए जी, ये प्लान आपका रेडी हो गया। पार्ट ए हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान। ये आपके आउटसोर्सिंग डी के 2000 और बी के 12,000, ठीक है जी। ऊपर प्रोडक्शन प्लान आ गया, नीचे आउटसोर्सिंग प्लान आ गया। आउटसोर्सिंग प्लान में हमें कोई रैंकिंग शैंकिंग देखने की जरूरत नहीं है, जो बचा सारा आउटसोर्सिंग में चला गया, ठीक है। रैंकिंग के हिसाब से हमने सिर्फ प्रोडक्शन प्लान बनाया, बाकी जो बचा वो आउटसोर्सिंग में चला गया। जी एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत? लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय दोनों सिनेरियो कंबाइन हो जाएं तो हमारी स्टेप्स की लॉजिक क्या है, स्टेप का सीक्वेंस क्या है, कैलकुलेशंस क्या है। इसकी कॉस्ट क्या आती है पार्ट बी के लिहाज से? टोटल कॉस्ट ऑफ दीज जॉब्स जी
5,91,200 ये है जी टोटल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब्स। प्लान के मुताबिक कॉस्ट करेंगे, ये प्रोडक्शन करेंगे या आउटसोर्स करेंगे तो इन जॉब्स की, इन प्रोडक्ट्स की टोटल कॉस्ट 5,91,200 आती है। और अगर हम इस प्लान को फॉलो करेंगे तो दिस इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट फॉर मेकिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। दिस वाज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट फॉर डूइंग ऑल द जॉब्स। मिनिमम कॉस्ट जब हो जाएगी तो प्रॉफिट खुद ब खुद मैक्सिमाइज हो जाता है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? दो सिनेरियोज हमने आज डिस्कस किए। एक इलस्ट्रेशन 12, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग की इलस्ट्रेशन है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग के तहत अवेलेबल है, लेकिन ये सिंपली रेलेवेंट कॉस्टिंग की प्राइसिंग डिसीजन पे सवाल है गालबन। ये आपकी होम असाइनमेंट है, रिवीजन करना, इसको करना होम असाइनमेंट है। बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, तो हम आगे चलेंगे। शायद हम कल बाकी एक दो जो सिनेरियो रह गए हैं कल परसों में कंप्लीट करके हम कल नहीं तो परसों से पास्ट पेपर क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे इस चैप्टर के। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।